अभी हम आगे पढ़ेंगे। बाल कृष्ण भट्ट, भारतेंदु काल के प्रमुख कवि बाल कृष्ण भट्ट। किस काल के? भारतेंदु काल के प्रमुख कवि हैं बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु काल के प्रमुख कवि बाल कृष्ण भट्ट। भारतेंदु काल के प्रमुख कवि बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में कहां हुआ था? काशी में। 1844 ईस्वी में, सॉरी प्रयाग में। 1844 ईस्वी में प्रयाग में। 1844 ईस्वी में प्रयाग में। और निधन हुआ था 1914 ईस्वी में। निधन कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट जन्म 1844 ईस्वी प्रयाग में और निधन 1914 ईस्वी में। 1844 ईस्वी, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, 1844 ईस्वी। 1844 ईस्वी। भारतेंदु का जन्म कब हुआ था? 1850 में। कब हुआ था? 1850 से लेकर 1885 तक, लगभग 35 साल के थे वो। तो 1844 ईस्वी। तो 44 से ही हमें पता चलता है कि ये भारतेंदु काल के सबसे वृद्ध साहित्यकार थे। सबसे वृद्ध साहित्यकार थे। भारतेंदु काल में उम्र में जो सबसे बड़े थे, जो सीनियर सिटीजन थे, वो थे बालकृष्ण भट्ट। अब बालकृष्ण भट्ट न केवल सीनियर सिटीजन थे बल्कि बड़े थे, बल्कि ये वैसे भी बहुत बड़े थे क्योंकि इन्हें हिंदी निबंधों का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। हिंदी निबंध का जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है। हिंदी जो रामविलास शर्मा है, उन्होंने क्या कहा है? रामविलास शर्मा ने, किसने? राम विलास शर्मा ने इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा है। हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा है। किसने? रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा है। अब और बात आती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इनके बारे में लिखा है। क्या लिखा है इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि हिंदी साहित्य में, हिंदी गद्य साहित्य में, किसमें? हिंदी गद्य साहित्य में, हिंदी गद्य साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र व बालकृष्ण भट्ट का वही योगदान है जो अंग्रेजी गद्य में स्टील व एडिसन का है। स्टील व एडिसन का है। सॉरी, स्टील एडिसन व स्टील का है। एडिसन व स्टील का है। हिंदी गद्य साहित्य में प्रताप नारायण मिश्र
वह बालकृष्ण भट्ट का वही योगदान है जो अंग्रेजी गद्य में एडिशन में स्टील का है। कहने से तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? बालकृष्ण भट्ट को इन्होंने कहा है स्टील, हिंदी गद्य साहित्य का स्टील। और प्रताप नारायण मिश्र को इन्होंने कहा है हिंदी गद्य साहित्य का एडिशन कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी गद्य के लिए बालकृष्ण भट्ट ने काम भी बहुत अधिक किया था। काम की बात आती है तो इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे थे। कितने लिखे थे? 1000 निबंध लिखे थे। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 निबंध लिखे थे। इसलिए इन्हें हिंदी निबंधों का जन्मदाता के रूप में भी जाना जा सकता है। और रामविलास शर्मा ने तो इन्हें हिंदी आलोचना का जन्मदाता भी कहा है। 1000। और इसके अलावा उन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नाम से पत्र भी निकाला था। हिंदी प्रदीप नाम से किसके लिए? गद्य के विकास के लिए, गद्य साहित्य के विकास के लिए इन्होंने हिंदी प्रदीप नाम से पत्र भी निकाला था। कब निकाला था? 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में कहां से? प्रयाग से इन्होंने 1877 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप नामक पत्र भी निकाला था, जो मासिक था। जो क्या था? मासिक था। तो इनका जो हिंदी गद्य साहित्य में जो इनका योगदान था वो बहुत ही अपूर्व योगदान था। आगे चलते हैं। इनके कुछ निबंध है। वैसे तो मैं आपको बता ही चुका हूं कितने निबंध है। 1000 निबंध लिख चुके थे ये। कितने? लगभग 1000 निबंध। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निबंध है जिनके बारे में अपने देख सकते हैं। वो है 1 नंबर पर है ईश्वर भी क्या ठठोल है। ईश्वर भी क्या ठठोल है। देवताओं से मेरी बातचीत। ईश्वर भी क्या ठठोल है, देवताओं से मेरी बातचीत। ईश्वर भी क्या ठठोल है, देवताओं से मेरी बातचीत। चली सो चली, चली सो चली, देवताओं से मेरी बातचीत। चली सो चली, चंद्रोदय। इसके बाद है चंद्रोदय और उसके बाद है एक अनोखा स्वप्न। एक अनोखा स्वप्न, एक अनोखा स्वप्न। क्या क्या ये है इनके प्रमुख निबंध जिनके बारे में जानते हैं कि ईश्वर भी क्या ठठोल है। ईश्वर भी क्या ठठोल है, देवताओं से मेरी बातचीत। देवताओं से मेरी बातचीत। चली सो चली, चली सो चली, देवताओं से मेरी बातचीत। चली सो चली, एक अनोखा स्वप्न। एक अनोखा स्वप्न और चंद्रोदय, और एक चंद्रोदय। एक अनोखा स्वप्न और चंद्रोदय, ये इनके थे निबंध। इसके बाद इनके कुछ नाटक भी हैं। इनके कुछ नाटक भी है। नाटक की बात करते हैं। कलिराज की सभा और चंद्रसेन। 1 नंबर पर है, 1 मिनट, 1 नंबर पर है कलिराज की सभा। 2 नंबर पर है चंद्रसेन। 2 नंबर पर है चंद्रसेन। 3 नंबर पर है रेल का विकट खेल। और 4 नंबर पर है बाल विवाह।
और 5 नंबर पर है पद्मावती। 6 नंबर पर है किराता, किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम, किराता अर्जुनियम। और उसके बाद 7 नंबर पर है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। ये है इनके नाटक, इनके हैं प्रमुख नाटक। कौन कौन से हैं? कलिराज की सभा। कौन कौन से हैं? कलिराज की सभा। 1 नंबर पर है कलिराज की सभा, 2 नंबर पर है चंद्रसेन, 3 नंबर पर है रेल का विकट खेल, 4 नंबर पर है बाल विवाह, 4 नंबर पर है बाल विवाह, 5 नंबर पर है पद्मावती, 6 नंबर पर है किराता अर्जुनियम और 7 नंबर पर है शिशुपाल वध। पद्मावती, किराता अर्जुनियम और शिशुपाल वध। पद्मावती, किराता अर्जुनियम और शिशुपाल वध। पद्मावती, किराता अर्जुनियम और शिशुपाल वध। इसके अलावा एक ट्रिक भी है कि बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट ने, बालकृष्ण भट्ट ने, यहां से ले लेते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा में, बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा में चंद्रसेन के साथ मिलकर रेल का विकट खेल खेलकर, रेल का विकट खेल खेलकर उसका बाल विवाह रुकवाया, उसका बाल विवाह रुकवाया। अब इसको कैसे देख सकते हैं? कलिराज की सभा, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल और बाल विवाह, ये नाटक हैं इसके। बालकृष्ण भट्ट के जो प्रमुख नाटक है वो है कि बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा में, बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा में चंद्रसेन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? चंद्रसेन के साथ मिलकर। बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा में, बालकृष्ण भट्ट ने कलिराज की सभा में चंद्रसेन के साथ मिलकर रेल का विकट खेल खेलकर, चंद्रसेन के साथ मिलकर रेल का विकट खेल खेलकर उसका बाल विवाह रुकवाया, उसका बाल विवाह रुकवाया। अन्य आपको बता चुका हूं पहले कौन कौन से हैं, पद्मावती, किराता अर्जुनियम और शिशुपाल वध। पद्मावती, किराता अर्जुनियम और शिशुपाल वध, शिशुपाल वध, पद्मावती, किराता अर्जुनियम और शिशुपाल वध। तो ये थे हमारे बालकृष्ण भट्ट और ये था हमारा भारतेंदु काल।